6 सम है रिटायरमेंट का आईएससी वालों का। देखो जरा, इसमें आप बना रहे हो रीवैल्यूएशन अकाउंट, मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, मोटर वैन डेप्रिशिएट हो रहा है, आप प्रोविजन लगा, प्रोविजन इज इंक्रीज्ड बाय लिखा हुआ है, किसकी प्रोविजन? डाउटफुल डेट्स की, ठीक है। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे आएगी, ये थी प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल, है ना, ये भी प्रोविजन है। तो अब इधर है बाय स्टॉक की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है। एक अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस था, वो प्रीपेड होता है, वो भी लिख देना। बिल्डिंग की वैल्यू होगी एप्रिशिएट, तो आपका क्या है? प्रॉफिट आ गया 2850। क्लियर है? जिससे आप बांटोगे ओल्ड रेशो में, अमृत, अजीत और अंश में। फिर आपने निकालना है गुडविल। देखो जी, गुडविल कौन रिटायरिंग पार्टनर है? अजीत। या तो फर्म की गुडविल गिवन है 18,000, अजीत का शेयर कितना आएगा? 2/6, तो 6,000 अजीत को मिलेगा, तो अजीत को कर देना क्रेडिट। ये दोनों बाकी पार्टनर्स किस रेशो में देते हैं? पता है ना आपने किए थे, गेनिंग में देते हैं ना। और अब गेनिंग के बारे में कोई हिंट नहीं है, ये ओल्ड है, इसको छोड़ दो, हाथ रखो, यही वाली ओल्ड, यही वाली न्यू है, यही वाली गेनिंग है। क्लियर है? तो अजीत का जो शेयर है 6,000 का, बोथ पार्टनर विल कंपेंसेट इन द रेशियो 3:1। अब सिर्फ हमें उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बोला हुआ है, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, जनरल रिजर्व में उसका हिस्सा दे देना, कितना बनता है? 12,000 का जनरल रिजर्व है, उसका हिस्सा 2/6 है। ये आपने एंट्री पास की है उसकी, ठीक है। ये अमृत और अंश किसको मिल रहा है? अजीत को। किसकी है? ये दोनों गुडविल दे रहे हैं। क्लियर है जी? ये प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। और जो बैलेंसिंग फिगर आई, आपने इनको सबको प्लस कर दिया, इसका बैलेंस शीट ही नहीं आता, क्योंकि अब ये पार्टनर रिटायर है, ठीक है। या तो आप उसको कैश में पे करोगे या फिर लोन अकाउंट में आएगा। इज इट क्लियर? देखो, या तो उसको अगर इमीडिएटली पे कर रहे हो रिटायरिंग को, तो टू कैश लिख दो। अगर इमीडिएटली पे नहीं कर रहे हो तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। क्लियर है? कभी भी इसका बैलेंस सीडी नहीं आता, क्योंकि पार्टनर इज गोइंग टू बी रिटायर्ड, वो पार्टनर थोड़ी है अब आपका, ठीक है। आपने इसका बैलेंस सीडी कभी नहीं लिखना। क्या लिखना है? या तो लोन इफ नथिंग इज गिवन, तो या फिर जैसे आप पेमेंट कर रहे हो बिल्स पेबल, या जैसे कैश में पेमेंट कर रहे हो ऐसे, ठीक है। अब 27 सम में रियलिस्टिक अकाउंट गिवन है, सॉरी आप बनाओगे, इसकी इंफॉर्मेशन गिवन है कि फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, मशीनरी रिड्यूस हो गई है। अब यहाँ पे है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज इंक्रीज टू 1500। अगर यहाँ पे इंक्रीज बाय लिखा होता ना, तो मैं सीधा डाल दी 1500। क्लियर है? अब इंक्रीज टू का मतलब है कि न्यू प्रोविजन 1500 है, ये इंक्रीज नहीं हो रही, गिवन है, ठीक है। अगर न्यू प्रोविजन गिवन है, मतलब इंक्रीज वर्ड नहीं आया, इंक्रीज बाय नहीं आया, सॉरी, तो कैसे लिखोगे? न्यू प्रोविजन कितनी है, कितनी गिवन है? 1500। क्योंकि इसमें वर्डिंग पे जाओ, वर्डिंग क्या लिखी थी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज इंक्रीज टू 1500। क्लियर है? टू लिखा हो ना, मतलब 1500 पहुंच गई है, यानी कि नई प्रोविजन कितनी आ गई बेटा? 1500। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था, इक्वेशन न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, यानी कि न्यू बैड डेट्स कितने थे बेटा? वो तो नील है। न्यू प्रोविजन कितनी है? 1500, जो अभी पहुंच गई है, माइनस ओल्ड प्रोविजन जो ऊपर गिवन थी बैलेंस शीट में, कितनी गिवन थी? 1000। अगर इस इक्वेशन का आंसर पॉजिटिव है तो आप यहाँ पे लोगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। क्लियर है? कई बच्चे पूछते हैं मैम आप इक्वेशन कब लगाते हो, कब नहीं लगाते हो। अगर मेरे को सीधा गिवन होता कि प्रोविजन इज इंक्रीज, यहाँ पे बाय वर्ड होता, टू वर्ड नहीं होता, तो मैं लिखती टू प्रोविजन सिर्फ 1500। समझ लगी है? जब भी प्रोविजन में इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय लिखा हुआ है तो सीधा उसको ऐसे ले लेते हैं। क्लियर है? और अगर कोई न्यू प्रोविजन गिवन है, न्यू बैड डेट्स, आप ऐसे इक्वेशन लगा लेते हैं। अब उसमें बोला था स्टॉक की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई है, बिल्डिंग की वैल्यू भी एप्रिशिएट है, तो आपने प्रॉफिट और लॉस निकाला। क्या है आपका प्रॉफिट, जिसे हम बांटेंगे ओल्ड रेशो में। इज इट क्लियर? अब गुडविल देखो, गुडविल आपको फर्म की गिवन है, कितनी गिवन है? 20,000। कौन बंदा रिटायर हो रहा है? जगदीश। उसका शेयर कितना है? 2/5। उसको कितना दोगे आप? 8,000। किस में देते हो? हमेशा गेनिंग में देते हो। तो गेनिंग कुछ लिखा तो है नहीं, आपको ये गिवन है रेशियो 2:1। ये वाला बंदा रिटायर हो गया, इसके ऊपर हाथ रखो, नई रेशियो कितनी आएगी? 2:1। यही आपकी गेनिंग है, यही आपकी न्यू रेशियो है। पहले आप ना एंट्री डाल लिया करो, वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जगदीश कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? इसको 8,000 मिलना है,
जिसका 2/3 ये कंपेंसेट कर रहा है, 1/3 ये कंपेंसेट कर रहा है। क्लियर है? अब अगले में देखो, लास्ट सम में हमें सिर्फ और सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बोला था, अब हमें सबका बनाना है ना, तीनों पार्टनर्स का। कौन कौन पार्टनर है? वरुण, जगदीश एंड तरुण। बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, कितने कैपिटल गिवन है? 40 40 30। आप प्रॉफिट बांटोगे रीवैल्यूएशन का किसने? ये अपने प्रॉफिट बांट दिया। ठीक है जी। अगर ये देखो, इसकी अब कॉन्ट्रा एंट्री पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप साइमल्टेनियसली तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना रहे हो ना। यहाँ पे वरुण और तरुण डेबिट में है, ये किस साइड पे जाएंगे? क्रेडिट में। आपने लेजर किया था ना +1 में, है ना। यहाँ पे आएगा बाय वरुण, ये लिखा है मैंने, बाय तरुण, ठीक है, और टू जगदीश आएगा यहाँ पे। क्यों बेटा? ये कॉन्ट्रा एंट्री है। आपको याद है +1 में आपने किया था कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री, है ना। क्योंकि आप सबके अकाउंट जब इकट्ठे बनाते हो तो फिर देखो ना, यहाँ पे भी कैपिटल अकाउंट डेबिट पे है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट पे है, किसको छोड़ोगे? ये एंट्री दोनों साइड पे रिकॉर्ड होएगी एंड दिस इज नोन एज अ कॉन्ट्रा एंट्री। क्लियर है? ये एंट्री कैसे पास करते हैं? ये दोनों डेबिट वाले जाएंगे क्रेडिट में, टू जगदीश जाएगा डेबिट में, और मेरी बात सुनो, वरुण और तरुण का जो अमाउंट जाएगा ना, वो जाएगा जगदीश के कॉलम में, क्योंकि उसको 8,000 मिलना है। क्लियर है? यहाँ मैंने लिखा जगदीश है, लेकिन किसके पैसे कटेंगे? वरुण के इतने और तरुण के इतने। क्लियर है? ये एंट्री क्लियर है बेटे? ठीक है। बाकी आपने अब इसको बैलेंसिंग फिगर निकालनी है इसकी, जगदीश की। जो इसकी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि जब पार्टनर हु इज गोइंग टू बी रिटायर, उसका कभी भी आपने बैलेंस सीडी नहीं निकालना, उसका क्या आता है? लोन में ट्रांसफर कर देना। इज इट क्लियर जगदीश का? बाकी बचे ये दो पार्टनर्स, वरुण एंड तरुण। अब ये बिजनेस चलाएंगे ना बेटा अपना, तो इनका आपने बैलेंस कर देना कैरी डाउन। इज इट क्लियर? अब बनाएंगे आप बैलेंस शीट, तो जितनी जितनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो इंक्रीज करके बनाएंगे। ठीक है जी। अब बेटा, अब वो पूछ रहे हैं बच्चे कि अब जो 10% इसका मतलब क्या है कि लोन के ऊपर, वो बात की बात है। उसका मतलब ये है कि अगर आप, जगदीश आपका पार्टनर है, हाँ सॉरी, रिटायर हो गया, अगर आप उसे इमीडिएटली कैश पेमेंट नहीं कर सकते, उसका लोन में आपने ट्रांसफर किया है, तो लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेकिन तब जब आपको लोन अकाउंट बोलना है बनाने के लिए। ठीक है, मतलब इस लाइन को अगर लोन अकाउंट बोला आएगा तब कंसीडर करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है जी। अब बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। अब देखो बेटा, बैलेंस शीट इस सम की, कैश में कोई चेंज नहीं है, 3,000 है। डेटर्स कितने हैं? 20,000 के। कितना न्यू प्रोविजन है? 1,500, वो लेस कर दोगे। स्टॉक की वैल्यू जो नई वाली है, फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हो रही थी, मशीनरी की रिड्यूस हो रही है, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, वो इंक्रीज करके लिख लिया मैंने। यहाँ पे क्रेडिटर्स अनचेंज है, कोई फर्क नहीं पड़ा। कैपिटल अकाउंट दो पार्टनर्स के आएंगे जो एग्जिस्टिंग, जो कंटिन्यूइंग है, एक वरुण और एक तरुण। ठीक है जी, इसका कैपिटल अकाउंट आप यहाँ पे लिख देना, और जो बंदा रिटायर हो रहा है उसका लोन अकाउंट में डाल देना। क्लियर है? लोन भी लाइबिलिटी है ना, इंटरेस्ट का कुछ नहीं करना, सिर्फ अभी लोन अकाउंट में डालेगा। द टोटल ऑफ बोथ द साइड विल टेली। सम देखो बेटा, 28 सम में इसमें नया पॉइंट क्या था कि आपको ना सारी नई फिगर्स गिवन है, स्टॉक की नई वैल्यू गिवन है, इसकी नई वैल्यू गिवन है, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ? ओल्ड वैल्यू के साथ। क्लियर है? अगर तो नई वाली वैल्यू ज्यादा है, दैट मीन्स एसेट एप्रिशिएट हो रहे हैं, और अगर नई वैल्यू वाली कम है तो फिर एसेट डेप्रिशिएट हो रहे हैं। क्लियर? समझ लगी बेटा? कंपेयर कर लोगे, जैसे स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, पुरानी बैलेंस में वैल्यू कम थी, अब की वैल्यू ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज। क्लियर है? ये कर लोगे। अच्छा, इसमें ना न्यू बैड डेट वाला पॉइंट लिखा था कि आपने बैड डेट 17,000 के डेटर्स में से लिखने, ये आपके न्यू बैड डेट्स हैं बेटा 17,000 के। अगर आप इक्वेशन भी लगाओगे तो इक्वेशन क्या होती है? न्यू बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड। अब न्यू बैड डेट 17,000 के हैं, ठीक है जी। अब न्यू प्रोविजन तो है नहीं, ओल्ड भी नहीं है, तो 17,000 पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, कहाँ पे लोगे? डेबिट पे। ठीक है, बाकी आप ये पार्ट में लिखा हुआ है ना, पीसीए मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये, इनमें मैंने बांट दिया लॉस को। 65,000 का लॉस आ गया मेरा। अब बनेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से पार्टनर है? RSM, राम, श्याम, मोहन। ठीक है, इनका ओपनिंग बैलेंस गिवन है ये,
जर्नल रिजर्व को आपने ओल्ड में बांटा। अब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है। देखो बेटा, जब भी आपने ये बांटना है, देखना है कोई क्लेम तो नहीं है इसके अगेंस्ट, कोई क्लेम थोड़ी गिवन था, तो आपने इसको रिजर्व फ्री है, इसको पार्टनर्स में बांट दो। फिर गुडविल की एंट्री इसमें करें। अच्छा, ये आपकी लॉस आ गई, रीवैल्यूएशन की लॉस यहाँ बढ़ती है ना बेटा, डेबिट पे आती है। अब गुडविल की एंट्री कैसे करेंगे? देखो, फर्म की गुडविल थी 90,000 गिवन है। कितनी गिवन है? 90,000। और उसका शेयर कितना गिवन है? 2/10। किसका? मोहन का। क्लियर है? कितना हिस्सा बनेगा उसका? 18,000। अब आपको बेटा नई रेशो गिवन है, अगर नई रेशो गिवन है तो गेनिंग निकालनी ही निकालनी है रिटायरमेंट में। न्यू माइनस ओल्ड निकालोगे। इनकी गेनिंग आ गई 1:1। इनकी नई रेशो थी 3/5 एंड 2/5। पुरानी कितनी थी राम की? 5/10। शाम की कितनी थी? 3/10। तो गेनिंग कितनी आ गई बेटा? 1:1। इसमें आपने गुडविल की एंट्री पास करनी है। ये एंट्री पास करके फिर इसमें ट्रांसफर किया करो। क्या एंट्री आएगी? कि मोहन को मिलना है 18,000, राम और श्याम इक्वली कंपेंसेट करेंगे। समझ लगी? 9,000 ये और 9,000 ये वाला बंदा। अब इसकी एंट्री देखो, राम और श्याम डेबिट में। ये कॉन्ट्रा एंट्री क्यों बनती है? क्योंकि अब तीनों पर्सन के अकाउंट इकट्ठे बना रहे हो। राम का कैपिटल अकाउंट भी बन रहा है, श्याम का भी बन रहा है और मोहन का भी बन रहा है। तो ये एंट्री दोनों साइड पे रिकॉर्ड होती है। तो दैट इज वाई इसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। ये राम श्याम डेबिट में है, कि जाएंगे क्रेडिट में, बाय राम बाय श्याम। लेकिन इसका अमाउंट जाएगा मोहन वाले में। क्लियर है? देखो मैंने ये कॉन्ट्रा एंट्री की पहचान क्या है, कि इसका नाम मोहन में जाएगा। ठीक है? अब यहाँ लिखा मैंने टू मोहन, और इसका अमाउंट जाएगा राम और श्याम में। क्लियर है जी? क्लियर है? और इसमें नया पॉइंट है, इसमें नया पॉइंट है, आप अंडरलाइन कर लो, जिसमें लिखा हुआ है कि आप मोहन को इमीडिएटली कैश पे कर रहे हो। कितना? 1,65,000 का। यानी कि मोहन को पेमेंट कर रहे हो, ये जाएगा टू कैश में। कितना? 1,65,000। और ये भी लिखा है कि ये वाला कैश दोनों पर्सन घर से लेकर आएंगे, तो किस रेशो में लेकर आएंगे? 3:2 में। यानी कि 1,65,000 आपने पे करना है किसको? रिटायरिंग पार्टनर को। उसका 3/5 ये लेकर आएगा। कितना बन रहा है? 99,000। क्लियर है जी? और उसका 2/5 कौन लेकर आएगा? ये वाला बंदा। क्लियर है? तो इधर आएगा बाय कैश, मतलब ये जो जा रहा है ना कैश, ये दोनों अपने घर से लेकर आ रहे हैं। इसका बन रहा है 99,000, इसका बन रहा है 66,000। इज इट क्लियर? ये कैश में पेमेंट चलेगी बेटा। ये मोहन का अपने लोन अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया। अब पहले करोगे मोहन को, जो पर्सन जा रहा है उसका करो बैलेंस सीडी निकालो। अब वो पर्सन जा रहा है तो क्या आएगा? उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। समझ लगी बेटा? टू मोहन लोन अकाउंट। उसको कैश पेमेंट करने के बाद ये सारी आइटम प्लस करनी है, ये भी माइनस कर दोगे, ये भी कर दोगे, तो ये आएगा बैलेंसिंग फिगर। ये दोनों अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे बेटा। अब इनको प्लस करके जो बैलेंस सीडी आएगा वो राम और श्याम का आएगा। ठीक है बेटा? बैलेंस शीट में आपको देखो, वैसे तो चेंज आ रहा है कैश में, देखो, लेकिन इसने हमें कोई चेंज लिखा होता क्यों नहीं है? अगर मैं कर भी देती चेंज, जैसे कैश कितना था? 85,000 का। ये दोनों घर से लेकर आ रहे हैं ना, 99 + 66 है ना? ठीक है, ये दोनों घर, और कितना उसे पेमेंट कितनी जा रही है? 1,65,000 की। ठीक है, देखो 1,60,000 पेमेंट जा रही है, दोनों घर से लेकर आ रहे हैं, उतना ही अमाउंट, तो फर्क थोड़ी पड़ेगा। चाहे करके देख लेना। तो 85 का 85 कैश रह जाएगा। समझ लगी है? बैंक वाले में कोई चेंज नहीं आया। डेटर में आपके 17,000 न्यू बैड डेट से वो माइनस करके फिर ये अमाउंट आ रहा है। क्लियर है? स्टॉक की जितनी आपको नई वैल्यू गिवन है ना, वो लिखनी है, क्योंकि आपको नई वैल्यू ऑलरेडी नीचे गिवन है। स्टॉक की, फर्नीचर की, कंप्यूटर की, प्लांट की, लैंड की, जो वैल्यूज नीचे नई वाली गिवन है वही लिखनी है, बाकी सबकी ओल्ड वैल्यूज लिख देनी है। क्लियर है? यहाँ पे क्रेडिटर्स में भी कोई चेंज नहीं था। अच्छा, कैपिटल अकाउंट में क्या था? कैपिटल अकाउंट की आगे अभी बैलेंसिंग ये आगे बेटा, कैपिटल अकाउंट की ये लिखोगे। मोहन का लोन अकाउंट ये आएगा ना, ये लोन अकाउंट अभी आपने पे तो किया नहीं, ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी आएगा ना। टोटल ऑफ बोथ द साइड कितना था? 15,93,000। देखना यही बन रहा है तो। लेट मी चेक कितना है। यस,
ठीक है जी। 29 सम 29 सम बहुत डिफिकल्ट सम है बेटा। इस सम में क्या गिवन है, इस सम में ना कुछ डिफरेंट क्या है, बहुत ध्यान से समझना। ये कोई बहुत लेंथी सम नहीं है, बहुत छोटा सा सम है। देखो क्या लिखा हुआ है, मोहित सोहन राहुल पार्टनर्स है ना। और आपको कौन रिटायर हो गया बेटा, सोहन। आपको उसका हिस्सा ऑलरेडी गिवन है, मतलब देयर इज नो नीड टू मेक अकाउंट, क्योंकि आपको उसका हिस्सा गिवन है कि उसकी सारी एडजस्टमेंट के बाद उसका हिस्सा कितना बन रहा है बेटा। आपने देखो सोहन रिटायर हो रहा है, उसका हिस्सा तो कितना बन रहा है, 1,50,000। क्लियर है, ये गिवन है ना बेटा आपको। और उसने बोला है कि आपने अमाउंट कंप्यूट कर लिया, बाद में आपने देखा कि अनरिकॉर्डेड फर्नीचर पड़ा हुआ है, कुछ ऐसा, कुछ एसेट पड़ा हुआ है, कुछ लाइबिलिटीज पड़ी हुई है, मतलब आपने पूरा हिसाब लगा लिया कि इतना हमने उसको पे करना है। अरे बाद में याद आया ये तो सामान पड़ा हुआ है, तो फिर उसका क्या बनाओगे, दोबारा से बना रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बना रहे हैं बेटा, दोबारा से रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। अब देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या था, इसमें आपको गिवन है कि आपके पास ना एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर पड़ा हुआ है। देखो अनरिकॉर्डेड, देखो आपका जो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है ना बेटा, उसकी वैल्यू कितनी है बताओ मेरे को, कितनी वैल्यू उसकी, 7500। उसने बोला इसका आधा, यानी कि इसका आधा कितना बचा, 3750, 3750 ये बनेगा ना बेटा, ये होता है 7500 का हाफ कितना आएगा, 3750, 3750। उसने बोला अपने हाफ जो है ना फर्नीचर का, आपको एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी थी 15,000 की। देखो एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है, एक आपका अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, वो कितनी है बेटा, 15,000 की। क्लियर है। उसने बोला इसकी हाफ कितनी बनेगी, 75, इसकी कितनी बनेगी, 75। क्लियर है। अब उसने बोला है कि जो ये अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है ना, इसके हाफ को आपने किसको दे दिया, इसको दे दिया, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को। और ये सेटल हो गई, मतलब ये खत्म हो गई, मतलब वो मान गए। जो आपके क्रेडिटर्स थे, जो जिन्होंने आपसे कितने लेने थे, 7500, वो कितना वे खुश हो गए, 3750 उन्होंने लिया एंड दे आर सेटिस्फाइड। यानी कि आपके हाफ एसेट ने हाफ लाइबिलिटी को खत्म कर दिया। इसकी एंट्री कभी भी नहीं आती, याद रखना। जब भी आपके एसेट से आपकी लाइबिलिटी कैंसिल हो रही है, चाहे वो ज्यादा वैल्यू पे हो जाए, कम वैल्यू पे हो रही है, देखो अब तो एसेट का अमाउंट बहुत कम है लेकिन लाइबिलिटी का अमाउंट बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर वो आपस में सेटल हो गए ना, इसकी एंट्री आपने कभी भी नहीं करनी। क्लियर है। अब एक और गिवन है कि जो आपका हाफ बचा है, क्या फर्नीचर, इसे रिटायरिंग पार्टनर लेके जा रहा है, कितने डिस्काउंट के ऊपर, लिखा हुआ है पढ़ो, 10% डिस्काउंट के ऊपर लिखा है ना बेटा। यानी कि अगर आप रिटायरिंग पार्टनर को ये फर्नीचर दे रहे हो, वो उसकी वैल्यू को और कम कर रहा है, किसके, 10% के साथ ना इसका 10% कितना आएगा, ये माइनस कर दो। यानी कि आपकी वैल्यू कितनी बची है आपके पास इसकी, 3375। यानी कि अगर आपका अनरिकॉर्डेड अगर एसेट, आप कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो, यहाँ रिकॉर्ड करते हो ना बेटा अनरिकॉर्डेड एसेट। तो अनरिकॉर्डेड जो फर्नीचर था, अब वो रिकॉर्ड होने जा रहा है, लेकिन किस वैल्यू पे, 3375 पे। क्लियर है। अब देखो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी तो है ना, ये हाफ तो हो गई सेटल, इसको तो आपने देखना ही नहीं, बाकी कितनी बची है, 7500 की। यहाँ पे आएगी टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, कितनी बेटा, 7500 की। अब देखो क्या आ रहा है, लॉस आ रही है, देखो जरा लॉस कितनी आ रही है, 4125। इसे पार्टनर्स में बांटते हो ना, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर से बोलना, नाम बोलना एक बार, मोहित सोहन राहुल, रेशो गिवन है, इक्वल बांट दो बेटा, 1375 इज इट क्लियर। क्लियर है। उसने बोला जनरल एंट्रीज पास करो, देखो जी जनरल एंट्री में यहाँ पे पास कर रही हूँ, दिखाई दे रहा है ना बेटा, यहाँ पे ये मेरा जर्नल बना रही हूँ, देखो ध्यान से देखना।
तो फिर उसकी एंट्री क्या आएगी बताओ? अनरिकॉर्डेड फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू, किस अमाउंट के साथ आ रहा है? उसके बाद टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, कितनी है बेटा आपकी? 7500। 7500 लॉस बांटने की एंट्री क्या की आपने, बोलो? मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, तीसरा कौन था? राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 1375। 1375 टू कितना आया? 4125। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक क्लियर है? अब है रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करने वाली एंट्री। अब देखो रिटायरिंग पार्टनर कौन है बेटा? सोहन। सोहन को कितना पेमेंट करनी थी आपने? 1.5 लाख। अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए कि अब तो भाई उसकी पेमेंट कम हो गई। क्यों? क्योंकि 1.5 लाख उसकी पेमेंट थी पहले। ओके, आपने सोहन को डेबिट भी तो कर दिया इस अमाउंट से। ये तो अमाउंट कटेगा ना सोहन से, ये अमाउंट माइनस करोगे। आपने उसका हिसाब कंप्यूट कर लिया, बाद में याद आया कोई लॉस पड़ी हुई है तो उसको लॉस को सेटल करना पड़ेगा ना बेटा। कितना पेमेंट करनी उसको अब? कितना? 1,48,625। ठीक है जी। अब सुन, कितनी पेमेंट जानी है? 1,48,625। अब देखो वो तो आपका फर्नीचर ले गया जो अनरिकॉर्डेड था, किस प्राइस पे ले गया है? डिस्काउंट कम करके इसके ऊपर ले गया 33। तो अब बैलेंस उसको पेमेंट कर रहे हो तो डालो टू बैंक में, कितना जा रही पेमेंट? 1 लाख। क्लियर है? मतलब मैंने ये कैसे निकाला है? 1.5 लाख उसकी पेमेंट पहले बनी थी, अब आपकी लॉस निकल आई उसको कंप्यूट करने के बाद, तो लॉस माइनस करोगे ना। अब कितना उसको पे करना है? इतना। इतना डेबिट कर दो। ये वो लेके जा रहा है आपका अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, वो माइनस कर दो, ये अमाउंट उसे आप पे करोगे बैंक में। इज इट क्लियर?